Good morning, students. Yes, so today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 7. Chapter number 7. Okay, chapter number 7. That is production function. Production function. Production function or and return to factor. Production function and return to factor. Okay. This is our chapter number 7. Yeah. So in our previous lecture, we have already discussed about the law of variable proportion. Okay, you can say return to a factor या the law of diminishing mass product. So उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक तो क्या होते हैं शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड होते हैं. So ये जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर लगता है ये. हाँ जी, किसमें होता है ये शॉर्ट रन पीरियड में. ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंट इन द शॉर्ट रन पीरियड. ओके, शॉर्ट रन पीरियड में ये इम्प्लीमेंट होता है. और इसमें क्या होगा, वन फैक्टर इज फिक्स एंड वन फैक्टर इज वेरिएबल. एक फैक्टर मान लो अगर हम सपोज 2 फैक्टर्स लेके चल रहे हैं, लैंड वो हम ले रहे हैं लैंड एंड लेबर, लैंड एंड लेबर. ओके, सो लैंड इज आवर फिक्स फैक्टर. This is our fixed factor, and labor, this is our variable factor. Variable factor in short run period. और मैंने आपको बताया था अगर वेरी शॉर्ट पीरियड होता है तो उसमें ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स फैक्टर्स. सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर होते हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं होता. क्लियर. लेकिन हम यहाँ पे स्टडी जो करते हैं लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की करते हैं शॉर्ट रन पीरियड के अंदर. तो हमने एग्जांपल भी लिया था कि मान लो हमारे पास 1 हेक्टर लैंड है और उसके ऊपर हम शुरू स्टार्टिंग में मान लो 1 लेबर लगाएं. ठीक है, और टोमेटोज को हम लोग जो है उसमें ग्रो कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में जो रेशो होगी वो 1:1 होगी. और क्योंकि हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर जो लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे फिक्स फैक्टर जो होते हैं वो अंडर यूटिलाइज होते हैं. और जब तक कोई हमारे फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज होते हैं तब तक हम उनके ऊपर जितने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. और वो इंक्रीज कैसे होगी, वो होगी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी. इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है वो. ठीक है, यानी कि इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. क्लियर. सो यहाँ पर अगर मान लो हमने 1 हेक्टर लैंड के ऊपर 1 लेबर लगाई तो रेशो हुई 1:1. अब हमने ये सोचा कि अब इसके ऊपर एक और लेबर लगा ली जाए प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए. तो हमने 1 लैंड के ऊपर ही 1 हेक्टर लैंड पर ही 2 लेबर लगाई. ठीक है, एक और लगा ली. तो अब हमारे पास देखो रेशो भी चेंज हो गई, 1:2 हो गई. तो अभी भी क्या हो रहा है कि मान लो अभी भी हमारे अंडर यूटिलाइज है, तब भी हमें क्या होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे. अब ऐसे ही हम जब इनके ऊपर एक एक जो है वेरिएबल फैक्टर जो है वो लगाते चले जाएंगे, यानी हमने 2 लेबर की जगह पर हमने 3 लेबर लगाई है, तो उससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन जब तक आपके क्या नहीं हो जाते फिक्स फैक्टर फुली मतलब क्या, जब तक कि आपके क्या नहीं हो जाते फुली यूटिलाइज नहीं हो जाते, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे. ओके, देन उसके बाद एक टाइम के बाद आकर क्या होगा, आपके अगर उसके ऊपर और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाओगे तो उससे आपके जो रिटर्न है स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होंगे, रेट डिक्रीज हो जाएगा. देन एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा. यानी अब आपको मतलब अगर एक 1 हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर मतलब 1000 की ही आप यूनिट तक की प्रोडक्शन कर सकते हो. अब उसके ऊपर उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते आप. एक बार वो लेवल पे आप पहुंच गए उसके बाद आप उसके ऊपर और ज्यादा प्रोडक्शन चाहे जितनी मर्जी लेबर लगा ले आप, आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी. क्लियर. तो आप वो प्रोडक्शन करते रहोगे वैसे ही, मतलब कि आपकी उतनी प्रोडक्शन रहेगी चाहे आप उसके ऊपर लेबर आप चाहे 4 लगा लो और एक्स्ट्रा 5 लगा लो, 10 लगा लो. तो एक तरीके से वो जो लेबर लगी होती है वो भी लेबर क्या है, अनएम्प्लॉयड ही है, क्योंकि उनसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि एक टाइम के बाद आपकी लैंड की फर्टिलिटी भी गिरनी कम हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाती है. और आपकी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी कम होता चला जाता है. यानी एक टाइम पे कांस्टेंट आने के बाद वो डिमिनिश होगा.
तो देखो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो रहा है, ना यहाँ पे। तो इसीलिए देखो ये जो प्रोपोर्शन चेंज होता है ना, इसीलिए यहाँ पर आपके पास जो लो है वो भी वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर की वजह से प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है। फिक्स तो फिक्स है, वो तो 1 हेक्टेयर लैंड आप उतनी लगा रहे हो, लेकिन आपका चेंज किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आप उस फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हो। वेरिएबल फैक्टर ज्यादा से ज्यादा लगाने से आपका प्रोपोर्शन भी चेंज हो रहा है। और लो क्या लग रहा है, लो लग रहा है कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, देन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, देन कांस्टेंट होगा, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। सो आपकी जो मार्जिन रेट होता है, मार्जिन जो आपकी प्रोडक्शन होती है स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होनी शुरू होती है, देन जीरो होकर नेगेटिव में चली जाती है। ओके, सो इसीलिए इस नाम पर आपके पास, इसी वजह से इसको नाम बोला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यहाँ हम इसको रिटर्न टू फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फैक्टर्स के ऊपर रिटर्न मिल रहे हैं ना, फैक्टर लगा रहे हो ना, वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं। और हम लॉन्ग रन पीरियड में हम रिटर्न टू फैक्टर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, और आपका वहां पर जो प्रोडक्शन होती है ना वो एक स्केल पर प्रोडक्शन होती है, तो वहां जो रिटर्न्स मिलते हैं ना आपको स्केल के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं, फैक्टर्स पर रिटर्न नहीं मिलते, वो आपके स्केल के रिटर्न्स होते हैं। तो इसलिए वहां पर जो होता है रिटर्न टू स्केल, जबकि यहाँ क्या होता है रिटर्न टू फैक्टर्स। क्लियर है सबको? ओके, सो ये इतना मैंने आपको वैसे करा दिया था, पर आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूं आपको, और क्योंकि ये हो जाता है ना कि फर्स्ट टाइम आप इन चीज़ों को कर रहे हो, तो थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। अब हमने जैसे हमने लिया था, एक तो लैंड ली थी यहाँ पर, ओके, लैंड ली थी, लेबर, ओके, देन हमने क्या किया था, टीपी, एमपी एंड देन एपी, ये हमने किया था। लैंड हमारी 1 हेक्टेयर लैंड थी, तो ये तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। लेबर हमारी 1 बाय 1 हम इंक्रीज करेंगे उसको, ओके। अब टोटल प्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, तो मान लो हमने फर्स्ट एक 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 1 लेबर लगाई, तो हमें टोटल प्रोडक्शन कितने की हुई, 2 की। अब अगर आगे हम एक और लेबर लगाते हैं, तो अभी फुली यूटिलाइज नहीं हुए हमारे फैक्टर, तो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। तो मान लो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, तो मान लो अभी तो 2 से इंक्रीज हो, अब हम 3 से इंक्रीज करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5, देन 4 से इंक्रीज करें तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब मान लो इसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमारे जो है फैक्टर जो है यूटिलाइज हो गए हैं, अब इसके ऊपर करेंगे तो डिक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ से 2 के बाद 3 से प्लस हुआ, फिर 4 से, फिर आप 3 से करेंगे, यानी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करें, तो 3 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे 14, 1 से करेंगे 15, धीरे धीरे कम हो रहा है ना, देन फिर 0 पे आ जाएंगे, यानी अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो 0 से प्रोडक्शन करेंगे, तो 0 से हो रही है प्रोडक्शन, यानी अब आप उसके ऊपर और लेबर लगा रहे हो, तो प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, तो 0 से हो रही है तो 15 ही रह गया, और अगर आप ओवरलोडेड कर देते हो उसको, तो क्या होगा, फिर तो उसकी प्रोडक्टिविटी अब डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा 14, ओके। उसके ऊपर मैंने बताया था एमपी क्या होगा, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, देन फिर वो डिक्रीज होता है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ओके, 3, 2, 1, देन फिर 0 पे हो जाएगा, और फिर माइनस में। और ये सब हम पीछे कर चुके हैं कि जो मार्जिनल होती है, चाहे आपकी यूटिलिटी कही हमने कुछ, तो ये क्या हो जाती है, 0 भी हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है, ओके। देन आफ्टर दैट एपी इज इक्वल टू, यस, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्शन, हाउ टू कैलकुलेट टीपी बाय एल, और यहाँ हमने एमपी कैसे की थी, टीपी एन माइनस 1 ऐसे की थी, तो ए टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर, तो हमारे पास ये टोटल प्रोडक्शन ये है, लेबर ये है, तो इनको डिवाइड करते चले जाओ, तो 2, देन 2.5, देन 3, उसके बाद अगेन 3, देन उसके बाद 2.8, देन 2.7, नेक्स्ट 1.7, ओके। तो ये आपके पास एपी आ गई। अब यहाँ से मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी, 3 स्टेजेस में मैंने कहा था कि हम वैसे ये इस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट स्टेज, देन यहाँ से सेकंड स्टेज, यहाँ से थर्ड स्टेज, ओके, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज,
तो हमें इन तीनों स्टेजेस को अब हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो 3 स्टेजेस का जो एक्सप्लेनेशन है वैसे मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ 3 स्टेजेस को। अब वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है आपके पास फर्स्ट स्टेज जो है, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज जो आपके पास है बच्चे, फर्स्ट स्टेज देखें, फर्स्ट चीज है, फर्स्ट चीज में अगर आप टीपी की बात करें टोटल प्रोडक्शन की, तो फर्स्ट चीज के अंदर आपकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। ओके, जब ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है देन मास ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है आपकी, वो भी इंक्रीज होगी। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है तो एमपी भी इंक्रीज होती है। और एक 1 मार्क्स में इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है आपसे, मतलब आपको कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है तो एमपी बताए क्या होगी, या जब टीपी आपकी मैक्सिमम होती है तो एमपी बताए क्या होगा। इस तरीके से भी आ जाता है। टीपी आपकी डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाए तो एमपी में क्या होगा, वो क्या होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के अंदर भी जब आप बैठते हैं। तो टीपी यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से जब इंक्रीज होती है तो एमपी आपकी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, फर्स्ट स्टेज के अंदर। और एपी आपकी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आपकी जो टीपी है फर्स्ट स्टेज के अंदर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने के बाद उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। वहां पर एमपी जो है आपकी इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है, लेकिन जो एपी है वो आपकी फर्स्ट स्टेज के अंत तक आते आते वो मैक्सिमम हो जाती है। और जहां पर एमपी मैक्सिमम होगी वहां पर वो किसके इक्वल होगी, एपी एमपी के इक्वल होगी। यहाँ पर एपी इज इक्वल टू एमपी। ठीक है, यानी जब एपी मैक्सिमम होती है ना तो एमपी एपी की इक्वल होती है, लेकिन एमपी जो है वो डिमिनिश होनी स्टार्ट कर देती है, बट पॉजिटिव होती है। एमपी पॉजिटिव होती है लेकिन डिमिनिश होनी स्टार्ट कर देती है। और जहां पर एपी मैक्सिमम होगी वहां पर एमपी एपी के इक्वल होगी। ओके, सो यस, इन सेकंड स्टेज अब क्या है, इन सेकंड स्टेज टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ओके, सो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, देन एमपी क्या होगी, एमपी इज डिमिनिशिंग। ओके, एमपी इज डिमिनिशिंग एंड एट द एंड क्या हो रही है, टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज 0। और एपी क्या हो रही है, एपी अभी भी डिमिनिश होनी स्टार्ट हो रही है, यानी अब अभी भी वो क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। ओके, और उसके बाद इन थर्ड स्टेज क्या हो रहा है, आफ्टर सेकंड स्टेज टीपी इज डिमिनिशिंग, एमपी इज नेगेटिव, बट एपी क्या हो रही है, अभी भी एपी अभी भी क्या होगी, डिमिनिश होगी। मतलब कि ये क्या होगी, ये ना तो 0 होगी ना नेगेटिव में जाएगी, सिर्फ ये एक नेगेटिव में तो ये जाएगी नहीं, ये 0 एक टाइम पर जा सकती है। एपी 0 एक टाइम पर कब होगी, अगर आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी 0 हो जाए। क्लियर। तो हमारे यहाँ पर अगर हम रिलेशन बात करें तो हम साथ के साथ इसका रिलेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास देखो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जैसे अभी हमने बताया रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। ओके, फर्स्ट रिलेशन इज, फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट आप देखो उसी से ही टेबल से पता चल रहा है आपको। यस, फर्स्ट जो है हम लोग कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस, observations, relation between TP and MP. Okay. So first relation is, so long as MP is increasing, TP is increasing at an increasing rate. Okay. So long as, अब तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स क्या लिखा होगा इसमें। MP is increasing, TP is increasing at an increasing rate. So first relation is this. क्या आपका जो एमपी है वो इंक्रीज होगा, कब होगा इंक्रीज, जब आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ओके, जैसे हमने पीछे देखा अपने टेबल के अंदर, उस टेबल में क्या दिख रहा है आपको कि जब जैसे जब टीपी 2 से
5 से 9 हुई तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, तो आपका एमपी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, 2 3 4, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेकेंड रिलेशन इज when MP start diminishing, okay, then TP increases. yes, बताएंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, increases only at diminishing rate. ओके, ये एमपी जो होगा ना, जब आपका डिमिनिश होना स्टार्ट कर दे तो उसके बाद क्या होगा, एपी आपको पता है क्या, टीपी क्या होगा वहां पर, टीपी क्या होगा आपका, इंक्रीज तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो रिलेशन बनता है वो बनता है आपके पास जब व्हेन एमपी इज 0, यस व्हेन एमपी इज इक्वल टू 0, तो उस पर क्या होगा, देयर इज नो एडिशन इन टीपी, यानी टीपी इज कांस्टेंट या मैक्सिमम, तो यहाँ पर क्या होगा, टीपी इज मैक्सिमम। ओके, एंड फोर्थ रिलेशन क्या बताओगे आप, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, व्हेन एमपी इज नेगेटिव then TP is diminishing. क्लियर, तो ये रिलेशन होगा। और आप हाँ एक और आप कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि एमपी से एपी निकाला जा सकता है, ठीक है, यू कैन मेजर द एमपी एंड टीपी बोथ फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि टीपी इज इक्वल टू समेशन एमपी एंड एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, एक रिलेशन और आप बता सकते हैं। अब अगर आपसे ऑब्जर्वेशन कहा जाए एपी और एमपी की ऑब्जर्वेशन रिलेशन बताएं, तो एपी और एमपी का ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। ऑब्जर्वेशंस, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। ओके, दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, तो अभी पीछे आपको टेबल बताइए, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्या था बताएं, फर्स्ट बताओ बच्चे, एपी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज व्हेन एज एमपी इज ग्रेटर देन, एमपी इज ग्रेटर देन, एमपी जो है ग्रेटर होती है ना एपी से। मैंने आपको देखो आपका टेबल देखिए, यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, देखो इसमें देखो आपका क्या कहना है, ये देखो एमपी यहाँ पर 2 3 4 इंक्रीज हो रही है, एपी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कैसे हो रही है, 2 2.5 एंड 3, यानी जितनी स्पीड से एमपी इंक्रीज हो रही है ना, उससे कम स्पीड से एपी इंक्रीज हो रही है। तो एपी जो है ना वो क्या है, एमपी से नीचे है, ठीक है, एमपी एपी से ऊपर है। तो इसीलिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एमपी का जो कर्व है वो हमारा एपी से ऊपर रहता है, ठीक है। एमपी और एपी दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन एपी जो एमपी जो है वो एपी से ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है, क्लियर। तो इसीलिए ये है कि एपी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है। और ये आपको जैसे कि टेबल से भी आप बता सकते हैं, और अभी हम फिगर बनाएंगे उसमें भी आप देखेंगे, मैंने वैसे पिछले लेक्चर में आपको बना के दिखाई थी डायग्राम के अंदर भी, इसलिए ये चीज बोली गई है। क्लियर है अब सबको क्यों लिखा गया है, एपी इंक्रीजेस as long as AP is greater than MP, सॉरी उल्टा लिखा गया है, MP is greater than MP is greater than AP, ओके। उसके बाद सेकंड, AP डिक्रीजेस, अब पीछे अगर आप देखिए टेबल,
वहां पर अगर एपी डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए आपके पास एमपी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 4 3 2 1 और एपी जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है 3 के बाद देखिए 2.8 2.7 2.1। अब यहाँ से आपको क्या क्लियर होता है बताएं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन कर्व कहाँ पर किसका ऊपर आएगा किसका नीचे आएगा, एपी का ऊपर आएगा, एमपी से ऊपर आएगा और एमपी का नीचे जाएगा उससे, क्योंकि एमपी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही है और एपी कम स्पीड से डिक्रीज हो रही है। ओके, तो एपी का कर्व अब जो है मैक्सिमम होने के बाद अब एपी जो एमपी दोनों डिक्रीज होंगी लेकिन एपी एमपी से ऊपर होगी। क्लियर है? यही चीजें होती हैं बच्चे इसमें। आपको क्या है, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप लॉजिकली समझेंगे उस चीज को कि उसमें क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है ये। अगर आपको डायग्राम एंड टेबल समझ में आ जाए ना आपको, तो आपको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब कुछ क्लियर होगा कि ये क्यों लिखा गया है। और क्रैम करोगे किसी चीज को तो वो तो फिर भगवान मालिक होता है, माइक्रो मैक्रो में तो ठीक है, फिर वो कुछ भी नहीं आएगा तुम लोगों को। सो एपी डिक्रीजेस व्हेन, अब यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, MP is greater than AP या AP is greater than MP? So MP is less than AP. Clear? So अब यहाँ पर थर्ड जो आपके पास है वो क्या है, AP, और यहाँ AP is at its maximum। बताइए, ये मैंने अभी बताया था आपको, AP जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो क्या होता है, AP is at its maximum, then क्या होगा वहां पर, equal to MP। Clear? So when MP is AP is equal to MP। क्लियर हो रहा आपको? अब आपको लग रहा है अब कि आपको क्रैमिंग करने की जरूरत है इन चीजों में, क्रैमिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी आपको, बल्कि आपको और इंटरेस्ट आएगा, सबसे ज्यादा मजा ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में आएगा, आप सारे सब्जेक्ट भूल जाओगे। और सो यहाँ पर क्या आपके पास AP इज एट इट्स मैक्सिमम, देन AP इज इक्वल टू MP। ओके, एंड इट इज एग्जैक्टली आपका ये तो पॉइंट उसके टेबल या डायग्राम के हिसाब से बोला हुआ है आगे, वो तो आप उसी हिसाब से लिख लेना, अपना जो भी डायग्राम बनाते हो, जो भी पॉइंट वहां पर इंडिकेट करते हो, उस पॉइंट के हिसाब से आप उसको मेंशन कर दो। ओके, एंड MP मैंने बताया था MP मे बी जीरो और नेगेटिव, बट AP okay, it continues to be positive and it can't negative, but it can be zero when total production is zero। okay, देखो ये आप एक्स्ट्रा लिखोगे क्योंकि बुक में नहीं है आपके, लेकिन आप एक्स्ट्रा लिख दोगे इसको, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप उसको खुद भी लिख सकते हैं कि और क्या हो सकता है। सो MP मे बी जीरो और नेगेटिव। ओके, जीरो और नेगेटिव, बट AP continues to be positive। clear? positive। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मैं डायग्राम बनाने से पहले आप ये आपको यहाँ पर आपके उसमें ना बुक में एक पेज है जिसके अंदर आपको बताया गया है, मैंने वैसे आपको वैसे रफली बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, कि आपके पास जब डायग्राम्स बनाए जाते हैं ना, डायग्राम्स बनाते हो तो जो डायग्राम्स की शेप होती है ना उसका अपना एक पर्पज होता है शेप बना का, मतलब शेप ऐसे ही नहीं है कि आपने बस लाइनें खींच दी और बन गए कर्व, ऐसे कर्व नहीं बनते। कर्व कैसे बनते हैं, जो आपका उस मैटर, वो जो मैटर है उसके ऊपर जो चीज लागू हो रही है, जो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग शेप बनती है कर्व्स की। अगर आपकी उन कर्व की शेप उससे अगर आप अलग बना देते हो ना तो वो आपका टोटल क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपने देखो यहाँ पर क्या चीजें पढ़ी, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, कांस्टेंट होना और फिर नेगेटिव में जाना, तो इनकी शेप अलग अलग होती है। और अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप विदाउट डाटा टेबल आप डायग्राम बनाएं, ठीक है, आप जो है टेबल जरूर बनानी है, मान लो आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी, आपको कहा कि एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, तो आपको पता है मुझे इसमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल भी बनानी पड़ेगी, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और एक माइक्रो में क्या है, ऑलमोस्ट में आपको डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो उसमें अगर आप ऐसे ही टेबल के साथ डायग्राम बनाते रहोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा।
आपको जहां लगता है कि यहाँ आपको एक मेंशन किया हुआ है कि भाई टेबल है, आपको इसको सोल्व करो टेबल को, देन इससे डायग्राम बनाए, तो आपको वो डाटा लेना है। अदरवाइज आप क्या करें, टेबल के साथ जब डायग्राम बनाते हैं तो हम विदाउट डाटा जो है डायग्राम बना देते हैं, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो जो वहां पर जो भी लो वहां पर लागू हो रहा है, जो भी थ्योरी वहां लागू हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उस कर्व की शेप कैसी होगी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आपके पास एमपी और एपी का ही टीपी के रिलेशन में देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास हमने कहा कि टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज है, तो जब इंक्रीजिंग रेट से कोई भी चीज इंक्रीज होती है, कोई भी इंक्रीज हो, तो वहां पर आपका कब ऐसा बनता है, अपवर्ड तो होगा ही, इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड होगा, लेकिन क्या शेप होगी, इंक्रीजिंग रेट से आपके पीछे जो होता है ना ओ वाई एक्सिस के इधर, तो ऐसे ऐसी शेप होती है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। इंक्रीजिंग में तो आपने कहा कि अपवर्ड हो रही है, अपवर्ड तो वो बच्चे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे लो अपवर्ड बना दी मैंने, लेकिन क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज बनाना है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज का क्या होता है शेप, आप अपने डाटा के साथ भी जब बनाओगे तो आप देखोगे आपकी यही शेप आएगी, तो ये क्या होती है, पीछे की तरफ होती है। ठीक है, क्लियर है, तो टीपी की ये बन रही है इंक्रीजिंग रेट में, इंक्रीजिंग रेट के अंदर, और जब टीपी की इंक्रीजिंग रेट से बन रही है तो एमपी क्या हो रही है, वहां पर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर आप अपनी वाली शेप बना सकते हो जो अभी तुमने बोला। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये वाली दिखाना है, दोबारा बनाते हैं इसको, अरे हम लोग दोबारा से बना लेते हैं इसको। यस, तो हम यहाँ पर जब बनाएंगे, और ये तो आपको बनाना ही है, ये मैं अभी यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन ये जरूर लिखना आपने, इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इसके बिना तो सिर्फ ये क्या है, ये इस टाइम पर ना, ये अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हो ना बच्चे आपके पास, ये यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपने क्या ले रहे हो यहाँ पर, अगर आप ये नहीं लिखोगे यहाँ पर, तो इसमें का मतलब ये सिर्फ एक लाइन है, कोई कर्व नहीं है आपका। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास एमपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो आपका एमपी क्या होगा, ये सीधा। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये शेप बनेगी। अब सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड क्या किया था आपने, टीपी जो है वो आपकी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो, अगर तो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज में क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा अगर, तो टीपी की क्या होगी, देखो तो हमारी शेप बनती है ऐसे, ऐसे, इधर देखो, यस, ये आपके पास टीपी अगर आपका डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये बनेगा ऐसे। क्लियर, ये शेप बनेगी। और जब ये टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है तो आपकी एमपी गिरती हुई है, डिमिनिश है, तो बट पॉजिटिव है अभी, तो आपके पास एमपी क्या हो जाएगी, ये आपकी टीपी की डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है और ये आपकी एमपी डिमिनिश हो रही है। ओके, देन उसके बाद जो थर्ड है, मान लो क्या हो रही है, ये अब कांस्टेंट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज टीपी कैसे होगी, कांस्टेंट रेट से सीधी ऐसे हो जाएगी, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इंक्रीज होती है अगर कांस्टेंट रेट से टीपी, तो वहां पर एमपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एमपी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये उसके बाद अगर आपकी क्या हो रही है, टीपी जो है वो डिमिनिश होनी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गए हैं, ये टीपी जो है इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, एमपी हो गई आपके पास कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर जब टीपी आपकी डिमिनिश होनी स्टार्ट हो गई, टीपी आपकी डिमिनिश होनी स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ चली गई टीपी। ठीक है, तो उससे एमपी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आपके पास टीपी जो है ना, जब वो कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तो मैक्सिमम होने पर जैसे वो ऐसे हो जाएगी मैक्सिमम में, है ना, टीपी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वहां पर जो एमपी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी जीरो, ये वहां पे यहाँ पर होगी, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब वो जीरो पे है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर आपके पहुंच गई है। अब इन सभी कर्व को अगर हम क्या करें, इन्हीं सभी कर्व को
एक दूसरे के साथ ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, कौन सा कर्व बन जाएगा, जल्दी बोलो। हमारा टीपी कर्व भी आ जाएगा, एमपी कर्व भी आ जाएगा, है ना। ये चीजें आ जाएंगी ना, तो हम इनको सबको मिला देंगे, जितना भी हमने सीखा है सीख लेना अब आपने कि कब क्या होता है। और यहाँ हमने लेना है यूनिट ऑफ लेबर, क्योंकि हमने लेबर लेबर बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर कर रहे हैं, यहाँ भी यूनिट ऑफ लेबर। ओके, अब हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे टीपी लेंगे, यहाँ पर एमपी लें और एपी लें। अब टीपी आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, कैसी शेप थी, पीछे की तरफ थी ना मुड़ी हुई, तो हमने यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। फिर हमारी क्या हुई, डिमिनिशिंग रेट आ गई, तो हमने क्या ऐसे किया था ना, हमने ऐसे घुमाया था, तो हमने फिर ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, तो ये हो गया, और उसके बाद डिमिनिश होना शुरू हो गई। क्लियर, समझ में आया कैसे बनता है। टोटल प्रोडक्शन ऐसे ही नहीं बनाया आपको बुक में कि भाई बना दिया, अच्छा क्या बना रखा है ये, पता नहीं क्या चिड़िया सी बना रखी है, हम भी बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद अब हमने एमपी बनाना है, हम इसमें से नीचे ले लेते हैं ये वाला फर्स्ट स्टेज, सेकंड जहाँ मैक्सिमम हो जाती है वहां से सेकंड स्टेज ले लेते हैं। अब एमपी हमने देखा कि स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग में ऊपर जाएगा, तो हमारा ये ऊपर चला गया, इंक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर अब अगर मैं अपने हिसाब से चले जो हमने किया, तो हम उसमें फर्स्ट स्टेज से पहले ही इसको डिमिनिश कर दें। फर्स्ट स्टेज से अगर हम अपनी टेबल के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम फर्स्ट स्टेज से पहले इसको डिमिनिश करके इसको गिराना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जब डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिमिनिश होता होता ये कहाँ जा रहा है, जहाँ पर ये मैक्सिमम है वहां पर ये 0 हो गया। अब ये डिमिनिश हुआ तो ये नेगेटिव में चला गया, यानी नीचे चला गया, ये नेगेटिव में चला गया। अब एपी हमने देखा जब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में एमपी और एपी दोनों इंक्रीज होते हैं, तो एमपी एपी से ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, यानी एपी नीचे बनेगा। तो एपी हम करेंगे, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, नीचे से बढ़ाएंगे, और हमने देखा कि जब ये क्या हो रहा है, नीचे गिरेगा फर्स्ट स्टेज पर, तो वहां पर एपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद ये डिमिनिश होगा, लेकिन ये इससे ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा ना एमपी से, तो ये ऊपर रहेगा, लेकिन ये 0 या नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये देखिए ये आपका ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी जगह पे पॉइंट जो है लिखें, यहाँ पर लिखें ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एमपी इज इक्वल टू एपी है, ओके, और एपी मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एमपी डिमिनिश हो रहा है बट पॉजिटिव है, यहाँ पर एमपी आपके पास क्या है, 0 है, और यहाँ पर एमपी क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर टीपी क्या आपके पास मैक्सिमम है। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब इसमें जो एक चीज है जो हम अभी पढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट, है ना, तो उनके कुछ रीजन भी तो होंगे, कॉजेज होंगे ना। तो यहाँ पर आपके पास इस चैप्टर में एक और चीज रहेगी, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ओके, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और इसके साथ ही साथ साथ ये जो लॉ है इसके अजम्पशन और इसके पोस्टपोनमेंट। कोशिश करते हैं फिनिश हो जाए ये चैप्टर अगर आज। दो दो परसेंट चल रहा है ना। यस, so next is causes of increasing return to a factor. Causes of increasing return to a factors. Okay. Yes. So first is fuller utilization of fixed factor. जब तक आपका फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं हो जाएगा, तब तक आपको क्या होते रहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। सो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर,
Okay, so in the initial stage fixed factor remains underutilized. Okay, then its fuller utilization calls for greater application of the variable factor label. हम वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे इनके ऊपर एंड उससे क्या होगा, इनिशियली जो होगा, इनिशियली एडिशनल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऐड मोर एंड मोर टू टोटल आउटपुट. ओके, जितना ज्यादा आप एडिशनल फैक्टर लगाते चले जाएंगे आपका आउटपुट जो है उसमें उतना ही एडिशन होता चला जाएगा, यानी आपकी जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड टू इंक्रीज, और जो आपके मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर के वो भी इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से आपको क्या मिलते हैं, स्टार्टिंग में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे. अच्छा, इस दूसरा रीजन हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, यानी आपके उस टाइम पर क्या होती है, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है ना वो डिमिनिश होती है. आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो कॉस्ट का चैप्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है. जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे होते हैं ना इनिशियल स्टेज पर, तो वहां पर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, जिस रीजन से क्या होता है आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है. जब हमारी ऑटोमेटिकली जब हमारी कॉस्ट कम जा रही है और आउटपुट ज्यादा मिल रही है, हमें कॉस्ट कम जा रही है, रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं, तो रिटर्न क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे. ओके, सेकेंड इज, हाँ जी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. डिवीजन ऑफ लेबर एंड increase in efficiency. ओके, यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास, अब मान लो लेबर है, हर किसी की किसी ना किसी वर्कर की क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है आपने उसमें, जो जितना स्पेशलाइज होकर काम करता है ना उतनी ही उसके अंदर वेस्टेज कम होती है, टाइम कम कंज्यूम होता है. ठीक है, और आपकी कॉस्ट कम आती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये प्रोडक्शन ज्यादा होगी. ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दे दिया जाता है, तो वो स्पेशलाइजेशन से जब काम होता है तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, रिटर्न ज्यादा होंगे. ओके, सो एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर enables process based division of labor. So specialized worker may be used for different process of production and this increases efficiency or productivity of the variable factors. Yeah, accordingly marginal productivity tend to rise. आपकी marginal productivity भी बढ़ेगी और marginal cost क्या होगी, कम होगी. Clear? Third is better coordination between the factors. जब तक आपके फैक्टर्स के बीच में, कौन से फैक्टर्स, फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर, जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, बेस्ट कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा, तब तक आपको रिटर्न्स क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग. जहां पर पुअर कोऑर्डिनेशन आना शुरू हो जाता है वहां पर आपके रिटर्न्स भी डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन. यस, बेटर कोऑर्डिनेशन between the factors, between the factors. ओके, तो यहाँ पे क्लियर है ये चीज. उसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. ये हमारे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हो गए 3. सो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. कॉजेज ऑफ यस, हमारे पास नेक्स्ट हो गया आपके पास कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. अब ये तो स्टूडेंट आप खुद भी बता सकते हो, बताओगे, बता सकते हो डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ कहाँ मिलेंगे. अब आपको एक बार पता चल गया इंक्रीजिंग रिटर्न कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आप डिमिनिशिंग रिटर्न तो अपने आप ही बता सकते हो. जब एक बार मतलब कि फुली यूटिलाइज होगी तो आफ्टर फुली यूटिलाइजेशन क्या होगा, आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे. ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया. और सेकंड और क्या बता सकते हो, ये मतलब ये आप एडिशन कर सकते हो, आपकी बुक में पॉइंट नहीं है लेकिन आप उसको लिख सकते हो कि आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर क्या होगा, यू गेट डिमिनिशिंग रिटर्न टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स फ्रॉम द फैक्टर्स. तो यू आप ये लिख सकते हैं. सो फर्स्ट आपके पास और क्या हो सकता है, दूसरा रीजन आपके पास क्या है, एक मेन जो रीजन है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न का वो है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर.
अगर आपके पास फैक्टर फिक्स ही ना होता, वेरिएबल्स होते सभी, तो आप शायद रिटर्न्स एक लंबे टाइम तक इंक्रीजिंग वाले ले लेते। लेकिन क्योंकि फैक्टर आपके पास फिक्स है, तो फिक्स फैक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक टाइम के बाद आकर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। सो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। क्लियर? फैक्टर का फिक्स होना सबसे बड़ा रीजन है हमारा क्या है, एक टाइम के बाद डिमिनिश होने का। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड दूसरा है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी आपके पास जो फैक्टर है उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब मान लो आपका लैंड है, लैंड आपका क्या फिक्स फैक्टर है, अगर हमारे पास लैंड का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, अगर उसका भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम कहीं और प्रोडक्शन कर लेते किसी और, पर ना तो हम हवा पे कर सकते हैं, ठीक है, ना हम ऊपर बादलों में जाके कर सकते हैं, कहाँ करेंगे, लैंड पे ही करेंगे ना। तो मेन तो ये है ना कि जिस फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो ना, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस डिमिनिशिंग रिटर्न की। ओके, सो सेकंड आपके पास क्या हो जाता है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज थर्ड इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। एक बार पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाए स्टार्ट, उसके बाद आपके पास क्या होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न। सो पुअर कोऑर्डिनेशन between the factors. Clear students? Okay. Next is assumptions of the law. इस लॉ के क्या क्या assumption है? assumption सबको पता है क्या होती है, क्या होती है? तो क्या क्या होती है? एक्चुअली assumption एक तरीके की क्या होती है, जब हम कोई थ्योरी दें, कोई लॉ बनाए, कुछ भी करें, तो अब उसमें क्या होता है, कुछ चीजें हम मान के चलते हैं कि अगर ये चीज होगी तो ही ये होगा, क्योंकि अदरवाइज मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि भाई ये चीज होगी होगी। ठीक है, अगर ये चीज करोगे, इस चीज को मान लो, कोई चीजें हमें क्या करनी होती है, कोई चीजें कांस्टेंट मान के चलते हैं, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी में कोई फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो अगर ये चीजें होती है तभी ये होगा। जैसे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके प्राइस प्राइस है गुड्स के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, इनकम है, एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, और आपकी पॉपुलेशन साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो अगर ये सारे के सारे ही मान लो हम लोग क्या करें, इन सारों को में किसी भी कांस्टेंट ना माने इन सबको, ठीक है, और हम ये कहें कि किसी में कोई भी चेंज हो जाए तब भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर हमारे प्राइसेस में चेंज होने से, मान लो प्राइस राइज हो रहे हैं तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या डिमांड कम करेंगे, नहीं करेंगे, पर इनकम ही तो बढ़ गई, हाथ में पैसा भी तो आ गया हो, तो हम क्यों करेंगे डिमांड कम, तो हमारा लो कहाँ गया, कहीं भी नहीं लगा, वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ वो लोग। तो हम कुछ चीजें मान के चलते हैं कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अजम्पशंस। ओके, सो इस लॉ की क्या अजम्पशन है, सो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। सो उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पर है रेशो। रेशो क्या मान के चले थे, यहाँ पर रेशो क्या होती है, चेंज होती है ना, तो अगर आपके रेशो चेंज ना हो तो क्या होगा, क्या ये एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि हमारा जो रेशो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड, ठीक है, प्रोपोर्शन चेंज होना चाहिए आपका। सो रेशो इन विच factors of production are combined can be changed. Clear? Clear? Yes. Next is unit of variable factor are homogeneous. इसमें क्या ले रहे हैं, जैसे कि आपने कहा लेबर लिया आपने, ठीक है,
लेबर अगर आप एक लेबर लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, जितनी भी लेबर लगा रहे हो, इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए, होमोजीनियस हो, एक जैसी हो और इक्वली एफिशिएंट हो। ये ना हो कि किसी की एफिशिएंसी कम है, किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए आपके जो फैक्टर, जो आप उस पर वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो फिक्स फैक्टर के साथ, होमोजीनियस होना चाहिए। So you can write units of variable factors. Units of variable factors are homogeneous or equally efficient. Clear? Next is जो है आपके पास next assumption is state of technology doesn't change. जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, यानी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप ये भी लिख सकते हो नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके, सो नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। और मैंने वो क्या लिखा था, जो आपके पास क्या है, जो फैक्टर्स हैं वो होने चाहिए होमोजेनियस। ठीक है, फैक्टर्स शुड बी होमोजेनियस लाइक लेबर शुड बी होमोजेनियस। ओके, क्लियर है? सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोस्टपोनमेंट्स ऑफ द लॉ। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। Okay students, so that's all for today. Have a good day.